तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, माफिया मुख्तार अंसारी और उसके बेटे पर लटकी आईटी की तलवार, कभी भी पूछताछ करने पहुंच सकती है जेल। ये आपको बता दें कि यूपी में अतीक अहमद के बाद अब मुख्तार अंसारी का परिवार सुर्खियों में है। अब माफिया मुख्तार अंसारी और उसके बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, पिता और बेटे से आयकर विभाग यानी आईटी की टीम जेल में पूछताछ कर सकती है। 125 करोड़ की संपत्ति के केस में उससे सच उगलवाए जा सकते हैं। मुख्तार अंसारी पर अभी कुल 61 केस दर्ज हैं। अगली बड़ी खबर, जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने में पहुंच गए सत्यपाल मलिक, बोले इतिहास आपको याद रखेगा। ये आपको बता दें कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों के धरने में बुधवार को सत्यपाल मलिक भी पहुंचे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल ने इस दौरान पहलवानों से कहा कि आप लोग जो कर रहे हैं उसे इतिहास याद रखेगा। उन्होंने जंतर मंतर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहलवानों का समर्थन बढ़ रहा है, मैं भी उनके लिए निजी तौर पर जो कर सकता हूं वो करूंगा। ये लड़ाई सिर्फ इन पहलवानों की नहीं है बल्कि देश भर की महिलाओं की है। उन्होंने कहा कि मैं इन महिलाओं से कहना चाहूंगा कि वे धैर्य रखें क्योंकि आप सफल होंगी। सत्यपाल मलिक ने कहा कि आप लोगों के पीछे पूरा देश खड़ा है, कुश्ती में भ्रष्टाचार दूर करने के लिए इतिहास आपको याद रखेगा। उन्होंने इस दौरान किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ महीने पहले जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो वो पीछे नहीं हटे थे। आखिर में पीएम नरेंद्र मोदी को भी माफी मांगनी पड़ी थी। आज वे आपके पीछे हैं, इसीलिए कोई सवाल खड़ा नहीं होता। आप जरूर एक दिन सफल होंगे। अगली बड़ी खबर, पहलवानों के मुद्दे पर भाजपा को जमकर घेर रहा विपक्ष, अब बीजेपी को लेना पड़ेगा बड़ा एक्शन। ये आपको बता दें कि जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने को राजनीतिक दलों ने खुला समर्थन देना शुरू कर दिया है। सियासी पार्टियां भाजपा के सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ खिलाड़ियों को अपना सपोर्ट कर रहे हैं। माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में होने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को सियासी रूप से आगे बढ़ाने की योजना बना रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने भी खिलाड़ियों को अपना खुला समर्थन देकर सियासी रूप से माहौल को गरमा दिया है, जबकि इससे पहले भी कई नेता पहलवानों के इस प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं। जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरना प्रदर्शन में हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर वृंदा कराता और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से लेकर उदित राज मौके पर पहुंच चुके हैं। जनवरी में जब यह धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर शुरू हुआ था तो राजनीतिक दलों को मंच पर सियासी रूप से सक्रिय होने की मनाही थी, लेकिन 3 महीने के बाद जब दोबारा फिर से देश के पहलवानों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है तो सियासी दलों ने इस पूरे मुद्दे पर पहलवानों का समर्थन किया है। बल्कि इस पूरे मामले में सियासत भी गर्म होने लगी है। मामला तब सियासी रूप से ज्यादा गर्म होने लगा जब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहलवानों के समर्थन में उनके साथ में जाकर मंच साझा किया। इस पूरे मामले में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी दिल्ली पुलिस पर ही एफआईआर दर्ज करने की मांग कर दी है। मालीवाल ने कहा कि पुलिस अगर शिकायत नहीं दर्ज कर रही है तो दोषी पुलिस वालों के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मालीवाल ने कहा कि उन्होंने दोषी पुलिस अफसरों पर एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश भेजी है। इस पूरे मामले में कांग्रेस ने भाजपा को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है कि देश के वो खिलाड़ी जो हमारे लिए पदक लेकर आते हैं, अगर उनकी शिकायत पर अभी तक सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है तो विपक्ष को इस पूरे मामले में एकजुट होकर अपने देश के खिलाड़ियों के साथ में खड़ा होना होगा। इस पूरे मामले में कांग्रेस ने भाजपा से लेकर उनके सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को पूरे तरीके से घेरने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि खिलाड़ी हमारे देश की शान होते हैं, जब पदक लेकर आते हैं तो हमें उन पर फक्र होता है। आज यही देश के खिलाड़ी जब संसद के पास की सड़क पर आंसू बहा रहे हैं तो सरकार उनकी सुन नहीं रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार ने तो भरोसा दिया था कि इस पूरे मामले में जांच होगी, लेकिन जांच नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार दोषियों को बचाना चाहती है और दिल्ली पुलिस किसके दबाव में काम कर रही है। प्रियंका गांधी ने यहां तक कह दिया कि जब भारत जोड़ो यात्रा में एक लड़की का दर्द सुनने पर पूछताछ हो जाती है तो वो देश के खिलाड़ी जो संसद के नजदीक बैठकर अपना दर्द बयां कर रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं तो उनकी बातें अनसुनी की जा रही हैं। प्रियंका गांधी ने सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि एक पार्टी और उसके नेताओं का घमंड जब आसमान चढ़ता है तो ऐसी आवाजों को कुचल दिया जाता है। उन्होंने प्रदर्शन कर रही महिला पहलवान खिलाड़ियों का साथ देने की अपील की
है। पहलवानों के इस प्रदर्शन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा की कई खापों ने भी अपना खुला समर्थन दिया है। वृंदा करातौरा जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक पहलवानों के पक्ष में धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं। जानकारी तो इस बात की भी मिल रही है कि अगले कुछ दिनों में अगर इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद राजनीतिक दल इन पहलवानों से बातचीत कर एक बड़े आंदोलन की भूमिका बनाएंगे और देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचेंगे। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में प्रियंका गांधी की रैली में जमकर उमड़ी भीड़ तो कांग्रेस पार्टी ने तैयार कर ली बड़ी रणनीति। ये आपको बता दें कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले क्या प्रियंका गांधी को सबसे बड़े नेता के तौर पर पेश किया जाएगा। कर्नाटक में हो रहे विधानसभा के चुनाव में प्रियंका गांधी की मंगलवार को ही बड़ी रैली और रोड शो के दौरान उमड़ी भीड़ से कुछ इस तरीके के संकेत निकलने शुरू हो गए हैं। मंगलवार को कर्नाटक के अलग अलग जगहों पर हुए रोड शो और रैली में प्रियंका गांधी को सुनने के लिए जिस तरीके से लोग खड़े रहे उससे सियासी गलियारों में चर्चाएं यही हो रही हैं कि अगर प्रियंका गांधी बॉर्डर पर कांग्रेस मजबूती से दांव लगाकर उनको हिमाचल और कर्नाटक की तरह आगे करती है तो 2024 में कांग्रेस के लिए यह बड़ा फायदेमंद सौदा साबित हो सकता है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी अपनी पहली बड़ी रैली में कर्नाटक की जनता को उनकी अपनी संस्कृति और अस्तित्व को बचाने की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की है। आपको बता दें कि फिलहाल प्रियंका गांधी पर बड़ा दांव खेलने की तैयारी की जा रही है। आपका क्या मानना है, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी को प्रमुख चेहरा बनाया जाना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, विपक्षी चाणक्य की भूमिका निभा रहे सत्यपाल मलिक भाजपा के खिलाफ राजनीतिक दलों को दे दिया जीत का मंत्र। ये आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक अपने बयानों से केंद्र सरकार के लिए रोजाना नई मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। पहले उन्होंने पुलवामा आतंकी हमले को लेकर बड़ा खुलासा किया था, अब वे भाजपा के खिलाफ विपक्षी चाणक्य की भूमिका में नजर आ रहे हैं। राजस्थान में अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान सत्यपाल मलिक ने आगे की रणनीति के बारे में बता दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी टक्कर देने के लिए विपक्षी दलों को एक मंत्र भी दे दिया है। पूर्व राज्यपाल ने कहा कि मैंने दिल्ली में सभी राजनीतिक दलों से बात कर ली है, वे इस बात पर राजी हैं कि एक उम्मीदवार के बदले एक ही उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अगर ऐसा संभव हो गया तो भाजपा दिल्ली में नहीं बचेगी। सत्यपाल मलिक ने राजस्थान के सीकर में अपना आगे का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे हर महीने 10 पब्लिक मीटिंग करेंगे। खास बात यह है कि सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा है कि वे ना तो चुनाव लड़ेंगे और ना ही कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे। मौजूदा समय में विपक्षी दलों के बीच में एकता की जो बातें चल रही हैं, सत्यपाल मलिक ने उन्हें पुख्ता कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब आप ऐसी स्थिति पैदा करो कि लोग आपसे मांगे, ना कि सरकार से आप मांगो। यह तभी संभव हो सकेगा जब दिल्ली में सरकार को बदला जाएगा। इसके लिए सभी ने एकता दिखाई है। अभी काफी कुछ बाकी है। लोगों को जात पात छोड़कर एक मंच पर आगे आना होगा। अगर एक समान मकसद के लिए सभी दल एकत्रित हो जाते हैं तो दिल्ली में भाजपा को कोई बचा नहीं सकता है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की अपील वाली याचिका से गुजरात हाईकोर्ट की जज ने खुद को कर लिया अलग। ये आपको बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट के एक जज ने खुद को राहुल गांधी की सूरत सेशंस कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से अलग कर लिया है। राहुल गांधी के वकील PS चंपानेरी ने न्यायमूर्ति गीता गोपी की अदालत के सामने मोदी सरनेम वाले मामले का उल्लेख किया और तत्काल सुनवाई की मांग की, लेकिन उन्होंने सुनवाई के दौरान ही कहा कि मेरे सामने नहीं। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक मामले पर राहुल गांधी के वकील चंपानेरी ने कहा कि अदालत ने पहले उन्हें मामले को बुधवार को प्रेजेंट करने के लिए कहा था, लेकिन जब यह सुनवाई के लिए आया तो अदालत ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने आगे कहा कि अब मामले को किसी अन्य अदालत में रखने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को एक नोट भेजा जाएगा। अगली बड़ी खबर, PM नरेंद्र मोदी के मिशन साउथ पर कांग्रेस पार्टी ने बोला जोरदार हमला, दक्षिण की किसी भी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की दे डाली चुनौती। ये आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियां एक तरफ PM नरेंद्र मोदी के खिलाफ राष्ट्रीय मोर्चेबंदी में जुटी हैं, तो दूसरी ओर PM मोदी की नजर बीजेपी के सियासी विस्तार पर है। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक शिवसेना और JDU जैसे पुराने सहयोगियों के कांग्रेस के कैंप में जाने से संभावित नुकसान की भरपाई बीजेपी दक्षिण के राज्यों से करना चाहती है। दक्षिण के राज्यों में PM मोदी के दौरों की संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के मिशन साउथ की ज्यादा परवाह नहीं कर रही। उल्टे कांग्रेस पार्टी के नेता PM नरेंद्र मोदी को दक्षिण की किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने PM नरेंद्र मोदी को दक्षिण भारत से लोकसभा चुनाव लड़ने की कड़ी चुनौती दी है। उदित राज के मुताबिक बीजेपी और RSS वालों से दक्षिण भारत में पैर जमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहां पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलती, पाखंडवाद नहीं चल सकता। केरल में PM मोदी ईसाई समुदाय को
लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश भर में ईसाइयों को मारा जाता है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक भी बीजेपी के हाथों से चला जाने वाला है। ऐसे में यदि पीएम मोदी को लगता है कि उनका डंका बज रहा है तो दक्षिण से लड़ना चाहिए। उदित राज के अलावा तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को दक्षिण से चुनाव लड़ने की कड़ी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो मोदी जी आए और साउथ से लड़ें, उन्हें एक भी सीट नहीं मिलेगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी का शुरू होने वाला है नया दौरा। प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की उठी मांग। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में अगले महीने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का दौर तेज है। तो वहीं कांग्रेस में मुख्यमंत्री उम्मीदवार के लिए कई लोगों के नामों का जिक्र लगातार उठ रहा है। इस बीच कांग्रेस के प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर लग रहे तमाम कयासों के बीच कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने प्रियंका गांधी को विपक्ष का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने की मांग कर दी है। कांग्रेस में काफी पहले से एक धड़ा चाहता रहा है कि राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी को ही पार्टी की कमान दे देनी चाहिए। प्रमोद कृष्णम ऐसे नेता हैं जो खुलकर प्रियंका गांधी की वकालत करते रहे हैं। प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री उम्मीदवार बने या ना बने, लेकिन क्या कांग्रेस में प्रियंका गांधी का नया दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में सोनिया गांधी संन्यास का संकेत दे चुकी हैं। मानहानि मामले में 2 सालों की सजा के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने और 6 सालों के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित हो चुके हैं। राहुल गांधी ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन यदि ऊपरी अदालतों से उन्हें राहत नहीं मिलती है तो क्या प्रियंका गांधी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। प्रियंका गांधी के वायनाड लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ने को लेकर सोनिया गांधी की जगह रायबरेली से चुनाव के कयास लगाए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में 2019 में कांग्रेस महासचिव बनकर आई, लेकिन उसके काफी पहले से कांग्रेस के अहम फैसलों में उनकी मुख्य भूमिका रही है। प्रियंका गांधी पहले की तरह अभी भी पर्दे के पीछे से कांग्रेस की रणनीति बनाने और संगठन के विवादों को सुलझाने में सक्रिय रहती हैं। राहुल गांधी की मुसीबत में घिरने के बाद उनकी बड़ी भूमिका की संभावना जताई जा रही है। हालांकि कांग्रेस नेता उदित राज ने इससे जुड़े सवाल को गैर जरूरी मानते हुए कहा कि प्रियंका गांधी की अहम भूमिका है, लेकिन राहुल गांधी सर्वोच्च लीडर हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष हैं। उदित राज की बातों में दम इसलिए है क्योंकि बीते दिनों राहुल गांधी की अयोग्यता के मुद्दे पर लगभग सभी विपक्षी दल साथ आ गए। विपक्षी एकजुटता की रणनीति में राहुल गांधी प्रमुख रूप से शामिल हैं। साथ ही चुनावी राज्य कर्नाटक में कांग्रेस के लिए प्रचार भी कर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी इन दिनों कर्नाटक में पार्टी का प्रचार कर रही हैं। उन्होंने कुछ महीने पहले हिमाचल प्रदेश में अकेले ही प्रचार का मोर्चा संभाला था। स्टार प्रचारक से लेकर संकट मोचक की भूमिका बखूबी निभाने वाली प्रियंका गांधी के चेहरे का इस्तेमाल कांग्रेस कैसे करती है, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। मौजूदा हालात में लगता यही है कि फिलहाल प्रियंका गांधी को भाई राहुल गांधी की छाया में ही चलना पड़ेगा। हालांकि अगर 2024 में भी यदि कांग्रेस पार्टी वापसी करने में नाकाम रही तो फिर प्रियंका गांधी को पार्टी की कमान मिलने की पूरी संभावना है। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक के धारवाड़ में जमकर गरजे राजनाथ सिंह। बोले सरकार सभी भ्रष्ट नेताओं की करेगी जांच, चाहे कितने भी प्रमुख क्यों ना हो। ये आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में 2 सप्ताह से भी कम का समय बचा है। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव प्रचार अभियान में पूरा जोर लगा दिया है। दोनों पार्टियों के बीच में परस्पर विरोधी बयानबाजी का दौर भी चरम पर है। इसी बीच रक्षा मंत्री और भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने बुधवार को कर्नाटक के धारवाड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज भ्रष्टाचार पर हमला हो रहा है, बड़े नेता जेल जा रहे हैं। विपक्ष दावा कर रहा है कि ये जांच जानबूझकर की गई है। ये सरकार सभी भ्रष्ट नेताओं की जांच करेगी, चाहे वे कितने भी प्रमुख क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण देकर भारत के संविधान की अवमानना की। 1975 में मनमाने तरीके से संविधान में संशोधन करा, आपातकाल लगाकर लाखों की संख्या में लोगों को जेल में डाल दिया। भाजपा कभी भी ऐसा पाप नहीं कर सकती, चाहे सत्ता मिले या ना मिले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि भ्रष्टाचार इतना है कि अगर मैं 100 पैसे भेजता हूं तो लोगों को मात्र 14 पैसे ही मिलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अगर हम किसानों के खाते में 10,000 रुपए भेजते हैं तो उन्हें 10,000 ही मिलते हैं। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में जमकर गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बोले धर्म के आधार पर आरक्षण भारत के संविधान के विपरीत, देश एक और विभाजन के लिए तैयार नहीं। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीख अब बेहद नजदीक आ गई है। ऐसे में राज्य में
चुनाव प्रचार का दौर भी काफी तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बुधवार को कर्नाटक में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करने उतरे। योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक में बुधवार को अपनी पहली चुनावी रैली में बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में हिस्सा लिया। उन्होंने अपने भाषण में राज्य की डबल इंजन सरकार के काम की सराहना करते हुए कहा कि पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करके उसकी कमर तोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ बीजेपी की सरकार पीएफआई को बैन करती है तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण का काम करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्म आधारित आरक्षण को लेकर भी कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण भारत के संविधान के विपरीत है, यह असंवैधानिक है। उन्होंने इस पर कहा कि हमने आर्थिक रूप से गरीबों, अनुसूचित जाति और जनजाति, दिव्यांगजनों के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है। धर्म के आधार पर भारत आरक्षण की वकालत नहीं कर सकता। योगी आदित्यनाथ ने आजादी के समय की बात करते हुए कहा कि भारत को 1947 में धार्मिक आधार पर विभाजित किया गया था। देश धर्म आधारित आरक्षण का समर्थन नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि देश एक और विभाजन के लिए अब तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री योगी ने जोर देकर कहा कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना ही देश को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि मजबूत डबल इंजन सरकार के कारण पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कोई भी दंगा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कांग्रेस विकास की बात करती है, लेकिन हकीकत यह है कि जिन 5 साल की योजनाओं की वे घोषणा करते थे वो योजना की अवधि समाप्त होने के बाद ही हकीकत बन जाती थी और जल्द ही खत्म हो जाती थी। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि पीएम नरेंद्र मोदी जब किसी योजना की नींव रखते हैं तो उसका उद्घाटन भी करते हैं। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र की राजनीति में आ गया बड़ा तूफान। अजीत पवार के मामले पर बोले शिवसेना विधायक, पोस्टर लगने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता। ये आपको बता दें कि एनसीपी नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष अजीत पवार के जगह जगह मुख्यमंत्री वाले पोस्टर लगाए जाने को लेकर शिवसेना विधायक शिंदे कैंप के संजय सिरसाट ने कहा कि पोस्टर लगाए जाने से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बनता है। उन्होंने आगे कहा कि पोस्टर अगर 1 या फिर 2 बार लगाया जाता हो तब समझा जा सकता है कि किसी कार्यकर्ता ने अपने नेता के सम्मान में पोस्टर लगाया है, लेकिन अगर पोस्टर बार बार लगाया जा रहा है इसका मतलब साफ है कि अजीत पवार ये जांच रहे हैं कि पार्टी में उनके कितने समर्थक हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में सत्ता परिवर्तन का कोई भी चांस नहीं है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात है तो ऐसा लगता है कि हमने जो कुछ भी किया वो कानून के दायरे में रहकर किया है और इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हमारे ही पक्ष में आएगा। लोग हवा में बातें कर रहे हैं, ऐसे लोगों की बातों का कोई भी मतलब नहीं बनता है। अगली बड़ी खबर, शरद पवार के बाद अब महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष के बयान से बड़ी हलचल। कहा हमारा प्लान भी तैयार। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों महाविकास आघाड़ी के भविष्य को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के नेता जहां पर एमबीए के बरकरार रहने की बात कर रहे हैं तो वहीं शरद पवार के बयानों को देखें तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और राष्ट्रीय कांग्रेस के इस गठबंधन को लेकर अनिश्चितता बरकरार है। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने राज्य में पार्टी के भविष्य को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा विरोधी दलों का गठबंधन भंग होने की स्थिति में कांग्रेस ने अपना प्लान बी बना रखा है। एक टीवी चैनल के साथ में इंटरव्यू के दौरान राज्य कांग्रेस प्रमुख ने यह दावा किया है। उन्होंने इस दौरान यह भी कहा कि वे एमबीए के सभी दलों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम महाविकास आघाड़ी के रूप में एक साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर महाविकास आघाड़ी में दरार आती है तो हमने योजना बी बना रखी है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने खेल दिया बड़ा दाव। यूपी में उतारे 395 मुस्लिम उम्मीदवार, नए एमवाई फैक्टर की हो रही खूब चर्चा। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों पसमानदा मुसलमानों को साथ जोड़ने की सीख भाजपा को दी थी। अब उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में पार्टी इस रणनीति पर अमल करती दिख रही है। भाजपा ने निकाय चुनाव में 395 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं, जिनमें से ज्यादातर पसमानदा यानी पिछड़ी जातियों के हैं। यूपी में 4 और 11 मई को 2 चरणों में मतदान होना है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब भाजपा ने इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। अपने समर्थकों के साथ में ये मुस्लिम उम्मीदवार यूपी में नए एमवाई फैक्टर की चर्चा कर रहे हैं। अब तक समाजवादी पार्टी के एमवाई फैक्टर की ही चर्चा होती थी, लेकिन अब भाजपा के पास भी यही दाव है। आपको बता दें कि पहली बार भाजपा ने एमवाई फैक्टर का जिक्र 2022 के विधानसभा चुनाव में किया था। भाजपा को रामपुर जैसी सीट पर जीत मिली थी, जिसके बाद से उसका रुझान मुस्लिमों की ओर बढ़ा है। यही वजह
है कि निकाय चुनाव में उसने प्रयोग करते हुए बड़ी संख्या में मुस्लिमों को टिकट दे दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल मुस्लिमों को यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी ने 395 टिकट दिए हैं, यानी कि यूपी में इस बार 395 मुस्लिम उम्मीदवार होंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, क्या निकाय चुनाव में बीजेपी अपनी जीत फतेह कर पाएगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।